नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारियां भी बिल्कुल शानदार जबरदस्त जिंदाबाद चल रही होगी और हमारी तैयारी चल रही है कलेक्टर बनने की। ये सफर 11th क्लास से जो शुरू हुआ है वो ये सफर कलेक्टर बनने पर ही रुकेगा और उसी कलेक्टर बनने में एक कलेक्टर बनने के लिए सबसे बेहतर और सबसे जो जरूरी अनिवार्य अगर कोई गुण है वो है कि आप एक बेहतर व्यक्ति हो। आप में हो सकता है ज्ञान कम हो, आप में हो सकता है किसी फील्ड का नॉलेज कम हो, पर आप एक बेहतर व्यक्ति होने चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए सामने वाले व्यक्ति मुझसे क्या चाहता है, ये जो समाज ये सोसाइटी है वो मुझसे क्या चाहती है। और इस सोसाइटी को समझने के लिए, इस समाज को समझने के लिए राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 1 राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय, और आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। आइए जानते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। अभी तक हम लोगों ने ये बात जानी कि राजनीति क्या होती है, राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, ये सभी तक अभी हम लोगों ने चर्चा करी है। सवाल ये आता है कि इनको व्यवहार में कैसे उतारा जाए, इनको बिहेवियर में कैसे लेकर के आया जाए। जैसे बहुत सी बार हम लोगों को कहा जाता है कि आप गीता को पढ़िए, ठीक है, आप गीता को पढ़िए, आप धार्मिक जो ग्रंथ है उनको पढ़िए, जो मोटिवेशनल किताबें हैं आप उनको पढ़िए, इन किताबों को पढ़िए। पढ़ने से हो जाएगा क्या? पढ़ने से भला हो जाएगा क्या? नहीं, वो जीवन में उतरनी भी चाहिए। अगर कोई किताब, कोई पुस्तक ये कहती है कि हम सभी को सुबह 5 बजे उठना चाहिए, पढ़ तो लिया, पर क्या रियलिटी में हम 5 बजे उठ पा रहे हैं क्या? तो व्यवहार में उतारना जरूरी है। आपकी जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना क्या है, जरूरी है। चलिए तो अब आज शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी कहा था जब व्यवहार की बात आई थी कि हमें हमारे बिहेवियर में लाना जरूरी है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कभी किसी के घर पे जाएंगे, कोई व्यक्ति ऐसा होता है उनको दिखाने का बहुत शौक होता है, वो बहुत सी किताबें रखेंगे, 15, 20, 40, ये किताबें, ये किताबें, ये किताबें, ये किताबें। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितनी किताबें हैं, इंपॉर्टेंट ये कि उसमें से उसने कितनी पढ़ी। तो सबसे पहली बात तो क्या होती है कि हमेशा आप में एक जिज्ञासा होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा किस चीज की? सबसे पहले तो आपका प्रेम है ना, बुक्स के प्रति प्रेम होना चाहिए, किताबों के प्रति प्रेम होना चाहिए कि नहीं भैया मुझे ये किताब भी पढ़नी है, इसके बारे में भी जानना है। सबसे पहले किताब को पढ़ने के लिए आपको खरीदने का इंटरेस्ट होना चाहिए, आप वो किताबें खरीदें। मतलब जीवन में इतना इंटरेस्ट, इतना प्रेम आपको किताबों से होना चाहिए कि मतलब अगर आपके सामने कोई आपकी बिल्कुल मन पसंदीदा चीज हो और एक तरफ किताबें हो तो आप कहो कि मैं इस चीज को छोड़ूंगा, मैं किताब चुनूंगा। इतना प्रेम किताबों से आपका होना चाहिए। तो मतलब सबसे पहले आप इंटरेस्ट होगा, प्रेम होगा तो आप उन किताबों को खरीदेंगे, सबसे प्रथम वरीयता पे आप उनको खरीदेंगे। और खरीदने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उनको रीड करना, उनको पढ़ना। उनको रीड करें। रीड करने के बाद इंपॉर्टेंट यह है कि आप उन चीजों से जो सीख रहे हैं उस सीख को जीवन में इंप्लीमेंट करें, उसे लागू करें, उसे लागू करें। और यही बात है हम लोगों को यहां पर राजनीतिक सिद्धांत में पढ़नी है। और आज का लेक्चर तो हमारा यही है कि हम लोग उन चीजों को बिहेवियर में, व्यवहार में कैसे लेकर के, एक जैसा कि मैं कहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि किसी महापुरुष ने कहा है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। मैंने वो किताब पढ़ी, मैं उन महापुरुष को अपना आदर्श मानता हूं और मैंने कहा कि मैं उन व्यक्तियों को अपना आदर्श मानता हूं और उन्होंने कहा है कि महिलाओं का बड़ा सम्मान करना चाहिए। और मान लीजिए मैं महिलाओं से सही से बात नहीं करता हूं तो मेरा वो किताब पढ़ना और उस महापुरुष को आदर्श बोलना कहीं ना कहीं उस महापुरुष की बेइज्जती है, अगर मैं ऐसी बात करता हूं तो। जरूरी क्या है कि आप किताबें, ज्ञान आप जितना भी ले रहे हैं उस ज्ञान को अमल करना। आप हजारों किताबें पढ़ने के बाद भी आप गंवार हो सकते हैं और आप एक किताब पढ़ने के बाद भी आप बेहतर व्यक्ति हो सकते हैं। बस जरूरत यह है कि उस एक बेहतर किताब को बेहतर तरीके से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप अपने जीवन में उतार लीजिए, तो वो किताब को आपको बेहतर बना देगी। उन्हीं में से एक किताब हमारी राजनीतिक सिद्धांत है। अब राजनीतिक सिद्धांत में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? हम लोग बात करेंगे समानता की, हम बात करेंगे न्याय की, हम बात करेंगे जस्टिस आ जाएगा, समानता आ जाएगी, ठीक है। हम बात करेंगे स्वतंत्रता की, ठीक है। और हम बात करेंगे और भी जो काफी अन्य मुद्दे हैं उनकी। हम अलग अलग मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, अन्य जो ये टॉपिक्स है इन सभी मुद्दों पर हम लोग क्या है बात करेंगे। अब समानता क्या होती है, क्यों आवश्यक है,
कौन से वर्ग के लिए असमानता देखी गई है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और यहां पर एक समानता की जब बात होगी तो हम एक पे बात नहीं कर रहे, हम दो व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे, हम 3 व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम अनेकों व्यक्तियों के विचारों का संग्रह यहां पर देखेंगे कि सुकरात ने समानता पे क्या बोला है, सुकरात क्या बोलते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर क्या बोलते हैं, न्याय पर महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं तो रूसो क्या बोल रहे हैं। हम जानेंगे कि स्वतंत्रता पर कौटिल्य जी क्या बोल रहे हैं, तो हम ये भी जानेंगे कि मॉन्टेस्क्यू क्या बोलता है, सुकरात क्या बोलता है। हम एक एक विचारक को, एक एक विचारधारा में उन हजारों विचारों को एक साथ संग्रह कर करके देखेंगे और ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे, निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे कि सबसे बेहतर बात क्या है, सबसे अच्छा सिद्धांत क्या है। आपने राजनीति में लोकतंत्र पढ़ा होगा। लोकतंत्र में आप एक बात जानते हो, विकल्प होना चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए। और राजनीति सच में वैसी है भी। कैसे है सर, बताइए। अगर हम जब इक्वलिटी की बात करेंगे, हम समानता की बात करेंगे, तो यहां पर हमारे पास कोई एक परिभाषा नहीं होगी, एक परिभाषा, एक डेफिनेशन नहीं होगी, अनेकों होगी। कैसे? अब जैसे मुझे एक बात बताइए, आप गणित में पढ़ते हैं, गणित में कोई आपसे पूछे त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज मतलब जो ट्राइंगल, आप क्या कहोगे? त्रिभुज 2-3 प्रकार के होते हैं, जिसका क्या हो, मतलब तीनों दिशाएं उसकी सेम हो, या सीधा आप कहेंगे कि जिनकी 3 दिशा हो वो त्रिभुज है। ये एक ही परिभाषा है, यही एक परिभाषा है, सेम टू सेम एक ही परिभाषा है। चाहे किसी ने भी बोला हो, सब ये बोला जिसकी 3 दिशाएं हो वो क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। परंतु जब हम समानता की परिभाषा पढ़ेंगे तो क्या होगा? समानता पर सुकरात क्या कहते हैं, सुकरात की एक परिभाषा। उसके बाद रूसो ने क्या बोला है, रूसो की एक परिभाषा। महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, उनकी एक परिभाषा। डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं, उनकी एक परिभाषा। कौटिल्य या चाणक्य जो है वो क्या बोलते हैं, उनकी एक परिभाषा। हमारे पास इतनी परिभाषाएं होंगी, अलग अलग परिभाषाएं होंगी। इसके अलावा देखो एक बात और बताता हूं, आप क्लास 6 में त्रिभुज पढ़ोगे तो भी वही होगा, आप क्लास 12th में त्रिभुज पढ़ोगे तो भी वही होगा, और आप कॉलेज में त्रिभुज पढ़ोगे तो भी वही होगा। ठीक है ना? मतलब आपकी परिस्थितियां बदल गई पर त्रिभुज वो का वही है। परंतु यहां पर ऐसा नहीं है। अगर जब हम समानता की बात कर रहे हैं तो हम अमीर गरीब के बीच में देखेंगे कि कैसी समानता होनी चाहिए। अब अमीर गरीब के बीच में जो असमानता है वो क्यों है? क्योंकि ये गरीब है। तो ये गरीब क्यों? क्योंकि उनके पास अवसरों की कमी है, तो इनको ज्यादा से ज्यादा अवसर दो। यहां पे समानता का मतलब बदल जाएगा कि आर्थिक असमानता है, इसको दूर करना। अब मैं बात करूं कि भारत में सवर्णों और दलितों के बीच में जो असमानता है, अब वो अमीरी गरीबी के कारण थोड़ी है, अमीर या गरीबी के कारण थोड़ी है, वो तो जातिगत भेदभाव है कि भाई वो उन्होंने एक विशेष समुदाय में जन्म लिया इसलिए वो पिछड़े हो गए। तो अब यहाँ पे समानता के जो अर्थ हैं वो दूसरे निकलेंगे कि भाई समाज में समानता लानी, अब उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है? अब जैसे आप एक बात बताइए, गरीब के साथ कभी गलत होता है, उसके लिए कोई स्पेशली कोई कानून थोड़ी बना रखा है कि भाई ये गरीबों पे अत्याचार होने पे आपको कानून पर नहीं। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ गरीबी, ये जिस दिन अमीर हो जाएगा सब बराबर है, अमीर होते गरीब का टैग हट जाएगा। पर यहां पर क्या है, यहां पर आपने देखा होगा कि जैसे SC/ST के लिए SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बना हुआ है। ठीक है? कि अगर SC/ST के साथ कोई भेदभाव होता है तो सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाएगी, विशेष कानून बनाया गया है। अब चाहे वो SC/ST का व्यक्ति चाहे कलेक्टर हो, वहां पर भी अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो भी एक्ट काम करेगा, और चाहे एक आम व्यक्ति हो वहां पर भी, क्योंकि ये जातिगत है। इससे बात कर लो पुरुषों की और महिलाओं की, मेल और फीमेल। अब ये आर्थिकता, ये सामाजिक है, अब ये लैंगिक भेदभाव है, ये लैंगिक भेदभाव है। अब यहां पर गरीब के लिए कोई विशेष कानून नहीं था, यहां पर था, और यहां पर भी महिलाओं के लिए। अब महिला चाहे कोई सी जाति की, कोई सी धर्म की, कोई सी वर्ग की हो, और चाहे वो कोई सी पोस्ट पे बैठी हो, अगर उसके साथ गलत होगा तो उसके लिए हमने विशेष प्रावधान करके। अब सबके लिए समानताओं का अर्थ अलग अलग होता है। गरीब के लिए समानता क्या होती है कि मेरे पास भी अमीरी जितने संसाधन है वो मेरे पास समानता है तो समान हूं मैं। यहां पर दलित पिछड़ी जाति के लोगों का समानता का अर्थ क्या है कि नहीं, जितना सम्मान समाज में सवर्णों को दिया जाता है उतना सम्मान हमें भी मिलना चाहिए। हमारी क्या गलती है? हमने तो ना तो कोई भेदभाव करा, ना कभी कोई गलत काम करा, हम तो सदैव देश से प्रेम हम लोगों ने करा, तो हमारे साथ ही भेदभाव क्यों? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मानव मानव है हम, तो फिर हमारे साथ भेदभाव। तो यहां पे उनको वो सामाजिक सम्मान चाहिए तो वो समान। महिलाएं क्या चाहती हैं कि घरों में और सामाजिक जीवन में उनको सम्मान मिलना चाहिए, तो उनके लिए समानता है।
हर मुद्दे पर हर जगह आपको समानता अलग अलग देखने को मिलती है, उनके अर्थ अलग अलग देखने को मिलते हैं। परंतु गणित में आप क्या पढ़ते हैं, छठी में भी त्रिभुज वही है, 12वीं में भी वही है, कॉलेज में भी वही है। तो अरे भाई जी सोचो, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सोचो, जब एक शब्द के अनेकों अर्थ हो, एक शब्द अनेक अनेक स्थितियों में अलग अलग रूप बदलता हो, तो अनेकों रूप बदलने वाला इतना बेहतरीन सब्जेक्ट कैसे बोरिंग हो सकता है? कैसे बोरिंग हो सकता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अब इसको व्यवहार में कैसे उतारा जाए, वही आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से व्यवहार में उतारा जाता है। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं, देखिए अब एक बात सुनिएगा, हम लोग इस राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ेंगे, समानता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, न्याय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्वतंत्रता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आजादी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नागरिकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन सभी मुद्दों पर, राष्ट्रवाद है उस पर पढ़ेंगे, धर्मनिरपेक्षता पर हम लोग पढ़ेंगे, इन सभी मुद्दों पर हम लोग विवाद करेंगे, चर्चा करेंगे बिल्कुल गहराई से, विस्तार से और विस्तृत में। अब देखिए, जब भी हम कभी कोई बहस करते हैं, बहस का मतलब होता है डिबेट करना। डिबेट में क्या होता है, पक्ष और विपक्ष आते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कहता हूं कि जो ऑनलाइन जैसे सोशल मीडिया जो है, अब सोशल मीडिया डिबेट का मुद्दा है। मैंने कहा मैं पक्ष में हूं, आप कहा विपक्ष में। अब विपक्ष वाला सोशल मीडिया की सारी बुराइयां ही गिनाएगा, मैं पक्ष में हूं, मैं अच्छाई गिनाऊंगा। अब इससे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो मेरी भी सुन रहा है और आपकी भी सुन रहा है, पक्ष विपक्ष, हाँ यार ये पॉइंट तो बिल्कुल सही बोला मनीष सर, हाँ यार इस बच्चे ने ये पॉइंट भी बहुत अच्छा बोला। पक्ष और विपक्ष दोनों सुने जाएंगे। अब उससे क्या होगा कि जो बेहतर निर्णय है, जो बेटर डिसीजन आना चाहिए, वो बेटर डिसीजन आपके पास आएगा। जब भी आप बहस करते हो, डिबेट करते हो, तर्क वितर्क करते हो, तर्क वितर्क का मतलब, तर्क का मतलब क्या होता है, आइडियाज, ठीक है, और उस आइडिया पर वापस एक आइडिया, जैसे कि हीगल की विचारधारा थी कि पहले एक आइडिया आता है, फिर दूसरा आइडिया आता है, और उन दोनों से निचोड़ निकल के बेहतर आइडिया निकलता है। आप तर्क वितर्क करते हो, हम इसे आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं इंग्लिश में। आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं, जब आप डिबेट करोगे, तर्क वितर्क करोगे, तो हमेशा आप दो सवाल पूछो। पहला तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। जब भी हम लोग डिबेट करने लग जाते हैं तो सबसे पहले तो जो मुद्दा उसमें पूछेंगे, इसका मतलब क्या है, क्यों इस पर डिबेट करी जा रही है, क्या कारण इस पर डिबेट करने का और इस पर बहस करने का, ये कैसे महत्वपूर्ण होता है। कोई भी मुद्दा सबसे पहले तो आप उसका अर्थ पूछोगे, उसका मीनिंग पूछोगे। जैसा मैंने आपको कहा कि भैया आपको कहा गया कि आप समानता पर बोलिए, आप जस्टिस, आप इक्वलिटी पे बोलिए। आप भैया माइक के पास गए और आपने बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर देकर रखे आ गए, भारत के संविधान में आर्टिकल 14 से 18 तक समानता है, 14 में ये, 15 में ये, 16 में ये, 17 में ये, 18 में ये, हमारे देश में इन के साथ भेदभाव हुआ है, असमानता हुई है, अब समानता की जरूरत है, ऐसा वैसा पूरी लेक्चर देकर के आ गए। और मेरा जैसा व्यक्ति वहां पे हो, पूछ ले, पहले तो ये बता समानता क्या होती है। हाँ, पहले तो ये बता, बेटा बहुत अच्छा बोला, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पर ये तो बता समानता क्या होती है। मतलब बहस कर रहे हो आप, तर्क वितर्क कर रहे हो, सबसे पहले अर्थ तो जानो, अर्थ क्या है। तो ये अर्थ कौन बताएंगे, ये राजनीतिक सिद्धांतकार बताएंगे। ये जिन्होंने थ्योरीज दी हैं, जिनके विचारों की मैं बात कर रहा हूं, वो विचारक बताएंगे कि उसका अर्थ क्या है, फिर ये कैसे महत्वपूर्ण है। चलो अब अर्थ भी जान लिया, समानता ये होती, क्यों जरूरी है, वाई, क्या इंपॉर्टेंस है समानता की। भाई हजारों सालों तक हमारे देश में समानता नहीं थी, हजारों सालों तक अन्य देशों में भी समानता नहीं थी, हर जगह भेदभाव हो रहा था, क्या बिगड़ गया, चल ही रही थी ना दुनिया, क्या महत्वपूर्ण। न्याय की क्या जरूरत है, हुआ है हजारों सालों तक पूरी दुनिया में लोगों के साथ अन्याय हुआ है, क्या जरूरत है न्याय की, क्या जरूरत है न्याय की। तो क्या जरूरत है, क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है, ये आपके सवाल आते हैं। तो एक तो हम हमेशा ये पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, और दूसरा हम हमेशा ये बात जरूर उठाते हैं कि कैसे महत्वपूर्ण है या ये क्यों महत्वपूर्ण है। राजनीतिक सिद्धांत में हम अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। देखिए, अब जब भी आप एक मुद्दे को पढ़ेंगे, जब आप एक बात पर चर्चा करेंगे, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं समानता की, अब हम समानता में एक परिभाषा नहीं, एक डेफिनेशन नहीं, हम अनेकों डेफिनेशन जानेंगे। अनेकों डेफिनेशन जानने के पीछे कारण क्या है। देखिए, समानता जैसे कि आज इक्वलिटी मैंने आपको अभी समझाया। पहली बात तो देखिए क्या है कि जितने भी जो राजनीतिक मुद्दे हैं, यह सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है ना बेटा, ये सोसाइटी से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ। आज समाज में अगर मैं अपने विचार रख सकता हूं तो आप भी अपने विचार रख सकते हो, और मेरे विचार हैं जितने मूल्यवान है उतने ही आपके विचार मूल्यवान है। हो सकता है कि मेरी नजर में समानता और कुछ हो और आपकी नजर में समानता और कुछ। जब मैंने विचार रखा, लोगों ने देखा हाँ यार मनीष सर के विचार बहुत बढ़िया, आपने विचार रखा, हाँ बोले यार इसके विचार तो मनीष सर से भी बहुत बढ़िया है,
जब हम अलग अलग व्यक्ति हैं तो हम अलग अलग विचार रखते हैं, और अलग अलग विचार रखते हैं, उन अलग अलग विचारों से अलग अलग परिभाषाओं का निर्माण होता है। और ऐसे ही जो हमारे महापुरुष रहे हैं इस देश में और इस पूरी दुनिया में, उन महापुरुषों ने जब अपने विचार रखे और उन विचारों को लोगों ने अपनाया, लोगों ने सुना, लोगों ने पढ़ा, तो जाना कि यार समानता को तो अर्थ ही अलग हो जाता है, समानता का तो अर्थ ही डिफरेंस हो जाता है। जैसे मैं बताऊं कि भाई भारत में जिस प्रकार से जाति व्यवस्था है, अब अमेरिका आप जाएंगे तो अमेरिका में जाति व्यवस्था नहीं है, रंग के आधार पर भेदभाव। अब वहां की समानता और यहां की समानता अलग अलग है। वहां पे समान रंग के आधार पर समान मानना जरूरी है, यहां पे जाति के आधार पर समान मानना जरूरी है। दुनिया के अधिकतर देशों में पुरुष और महिला के बीच में भेदभाव है, तो अब वहां समानता सबके लिए अपनी एक अलग अलग बात होगी कि समानता किस परिप्रेक्ष्य में है। तो समानता में क्या है कि हम सभी अलग अलग विचार जब रखते हैं तो हमारी अलग अलग परिभाषाएं निकल करके आती हैं, और ये अलग अलग परिभाषाएं निकलने के दो कारण है। एक तो मैंने क्या कहा, सबके विचार, सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि समानता आप कौन सी स्थिति में बात कर रहे हो, ठीक है, स्थिति क्या है उसकी, ठीक है। स्थिति जैसे मैंने अभी आपको बताया, कंडीशन क्या है, कौन सी, जैसे आप अमेरिका की समानता और हमारी समानता में डिफरेंस है, 100% ऑब्वियसली डिफरेंस होगा। वहां पर रंग के आधार पे, यहाँ पे जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे समानता की बात हम लोग करते हैं, तो हम अनेकों परिभाषाओं से रूबरू होंगे। ये परिभाषाएं किसकी होंगी, उन ग्रेट लीडर्स की होंगी, उन ग्रेट थिंकर्स की होंगी जिन्होंने अपनी बातें रखी। क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। देखिए, अब समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय, यहां पे समानता कोई वस्तु के आधार पर नहीं है, अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। हम हमेशा जब समानता की बात करते हैं, एक बात याद रखिएगा, समानता जो बात करती है वो बात करती है तुलना की, कंपैरिजन की, कंपैरिजन की। हम ये कह रहे हैं कि भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ, असमानता है भारत में लिंग के आधार पे। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाँ, यहां पर तुलना, महिलाओं की तुलना किससे करी जा रही है, पुरुषों से तुलना करी जा रही है। हमने तुलना करी ना, तो यहां पर क्या है कि अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है कि पुरुषों की तुलना में हमें कम रेस्पेक्ट, क्यों, हमें क्यों कम रेस्पेक्ट। तो संबंध बनाया ना कि भाई पुरुषों के साथ संबंध, रिलेशन की, भाई पुरुषों की तुलना में एक तुलना करा जा रहा है, कंपैरिजन करा जाता है। देश में अपर कास्ट, लोअर कास्ट, भेदभाव क्यों, क्यों विशेष सुविधाएं क्यों, तो यहां पर क्या है कि तुलना हुई। ओके, आप अमेरिका में जाएंगे, जो व्हाइट है और जो ब्लैक है उनके बीच, ये दूसरे मनुष्यों पर भी तो नहीं, हम तुलना कर रहे हैं कि उसको इतनी सुविधा, हमें क्यों नहीं। ये भेदभाव, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, ये असमानता क्यों, तो अन्य मनुष्यों के साथ हमारा संबंध होता है, इसलिए मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने और इनसे तालमेल रखने की जरूरत होती है। तो अब जो अलग अलग लोग होते हैं वो इन सभी मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, समानता पर भी रखते होंगे, न्याय पर भी रखते होंगे, राष्ट्रवाद पर भी रखते होंगे, धर्मनिरपेक्षता पर, नागरिकता पर, सब पर अपनी राय रखते हैं, और इन मतों को समझने और इनसे तालमेल रखने की जरूरत होती है। अब अलग अलग लोग, एक कहावत है कि 100 मुंह तो 100 बातें। अब आप 100 लोगों से किसी चीज के बारे में पूछोगे तो 100 अलग अलग ज्ञान देंगे, ठीक है ना। तो अब क्या, उन सभी अलग अलग मतों को समझना, ठीक है, उन सबके आइडियाज को समझना और उनके बीच में तालमेल बिठाना, यह बहुत जरूरी है, ठीक है। इस तालमेल को रखने की जरूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं, मतलब ये जो अलग अलग जो व्यूज हैं, इन अलग अलग व्यूज को एक करना, ठीक है, और उनको सेफ रखना, इसमें हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि हम लोग आगे बढ़े और हम सही दिशा में हम लोग काम करें। चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करते हैं। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, समानता से जुड़े हुए सामान्य अनुभवों की हम लोग बात करेंगे, जो जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में आप लोग देखते हैं, उन पे हम लोग बात करेंगे। ओके, देखिए ये चीजें आप लोग राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, आप बेटा कॉलेज में भी जाकर के पढ़ेंगे, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ, पर जब कॉलेज में जो एग्जाम्पल दिया जाएगा ना, वो बहुत हाई लेवल का दिया जाएगा, आप नहीं समझ पाओगे। अगर आपने 11th की पॉलिटिकल थ्योरी नहीं पढ़ी तो आप नहीं समझ पाओगे कि कॉलेज की पॉलिटिकल थ्योरी क्या बता रहा है वो। अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसे प्यारे प्यारे आसान से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ओके, उनको अगर आप समझ लोगे तो सोचो ना आपकी कॉलेज की स्टडी कितनी आसान हो जाएगी। और कॉलेज की स्टडी अगर आपने अच्छे से करी तो मैं कहता हूँ कि काफ़ी हद तक तो आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर ली है, अब बचा क्या है काफ़ी हद तक यूपीएससी की प्रिपरेशन हो चुकी है। चलिए, अब सामान्य अनुभव, कतार तोड़ना। कतार का मतलब क्या होता है, अलाइन, लाइन, क्यों उसे इंग्लिश में वैसे बोला जाता है कतार। कतार मतलब आप जानते हैं कि जैसे हम लोग कभी डॉक्टर के जाते हैं तो डॉक्टर को एक लंबी लाइन लगी रहती है, उसको कतार कहा जाता है।
आप राशन की दुकान पे जाते हैं, एक लंबी लाइन लगी हुई है। ओके, आप सिनेमा हॉल में टिकट लेने के लिए गए, वहां पर एक लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है ना। राशन की दुकानों पे जाते हैं, वहां पर एक लंबी लाइन लगी हुई होती है। स्कूलों में कभी जाते हैं, वहां एक लंबी लाइन लगी हुई होती है। ये कतार अब क्या होता है, काफी बार जब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम जैसे मान लीजिए रेलवे में कहीं सफर करने जा रहे हैं और रेलवे में हम भी टिकट ले रहे हैं और कोई व्यक्ति पीछे से आकर के आगे जाकर के पहले टिकट ले ले तो गुस्सा आएगा ना। मतलब वो व्यक्ति, जैसे मेरा यहाँ पे नंबर था और कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो, वो यहाँ पर आकर के सीधा टिकट ले ले तो गुस्सा आएगा ना भैया, आएगा गुस्सा कि बोलो भाई तू कैसे पहले जा रहा है, तू लाइन को क्यों तोड़ रहा है, गुस्सा आएगा। कतार तोड़ना, ठीक है। अब जब कतार तोड़ दी जाएगी, हम इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ओ भाई पीछे चल, पीछे चल, कैसा है तू, आगे दिख नहीं रहा इतनी देर से, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। वो बोलेगा अरे यार मुझे अर्जेंट है, नहीं नहीं मैं तो फ्री हूँ, मुझे तो कल दे देना टिकट, मैं यहीं खड़ा रह जाऊँ, ऐसा थोड़ी होता है। तो हम क्या करते हैं, विरोध करते हैं, कैसे आगे आप पीछे खड़े थे, आगे का इतनी जल्दी तो पहले आते, ऐसा वैसा ही है वो। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई कतार तोड़ करके लाइन तोड़ करके जाता है तो हम विरोध करते हैं। समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर है। अब हम लोग तो यही मानते हैं ना कि समानता का जो अर्थ है वो सभी के लिए क्या है, समान अवसर है। भाई अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो पहले मुझे टिकट मिलनी चाहिए, अगर मैं यहाँ पे पहले खड़ा हूं तो मैं डॉक्टर के पास पहले दिखा करके आऊं, फिर वो बाद में आएगा। तो हमारी नजर में समानता का अर्थ मतलब सभी के लिए समान अवसर, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, वही क्या है, समानता है। फिर भी देखिए, अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव नियोजित है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि मैं एक डॉक्टर के गया हुआ हूं, मैं एक डॉक्टर के लिए गया हूं और वहां पे वृद्ध मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं वो, और जो विकलांग होते हैं उनके लिए अलग से काउंटर है, वो वहां से जा रहे हैं। अब अपन बोलेंगे हाँ हाँ भैया वहां तो सही है, कोई बात नहीं, जाने दो। हम बहुत सी बार देखते हैं जब बसें होती हैं तो वहां पे लिखा हुआ होता है विकलांगों की सीट, तो हम मानते हैं हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और जैसे समान अवसर, ठीक है, समान अवसर तो हम लोगों ने जब मौलिक अधिकार पढ़े थे, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने आरक्षण की बात करी थी, तो दलितों को, पिछड़ों को और आजकल विकलांगों को सबको रिजर्वेशन दिया जाता है, तो हम मानते हैं हाँ सही है। मतलब क्या है, देखो समानता का एक स्थिति में ही दो अलग अलग अर्थ आ गए। पहला, जब किसी ने कतार तोड़ी तो आपने विरोध करा और यह बोला कि समानता का मतलब है समान अवसर, सबको बराबर अवसर। परंतु दूसरी स्थिति में आप यह भी कह रहे हो कि अगर किसी वर्ग को, किसी विकलांग को, किसी विशेष परिस्थिति वाले व्यक्ति को अगर कोई विशेष सुविधा या विशेष ट्रीटमेंट दिया जाता है, अलग काउंटर बनाया जाता है, तो वो नियोजित है, मतलब वो सही है। अब ये क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर जो व्यक्ति कतार तोड़ करके आया था वो बिल्कुल सही था, वो बिल्कुल सही था, वो क्यों आगे आ रहा है? तो हमने बोला नहीं, इसका विरोध करना चाहिए, यहाँ पर मेरी समानता का ठेस पहुंचा। परंतु यहाँ पे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा हमसे डिफरेंट है, ठीक है, वो शारीरिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं जितने हम लोग हैं, तो हमने माना कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो स्थितियां बदल गई और स्थितियां बदलते ही सब कुछ अर्थ बदल जाता है, सब कुछ के अर्थ बदल जाते हैं। जब आप कलेक्टर बनेंगे ना, तो कलेक्टर है ना, कलेक्टर पढ़ाई का खेल नहीं है, कलेक्टर एक्चुअल में जीवन का खेल है, जीवन का खेल। अब मान लीजिए कि आप कलेक्टर हैं, आप अधिकारी हैं और एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, आप उससे बदतमीजी से बात करते हैं, क्या है बोलो क्या काम है, मालिक मालिक ये काम था, क्या मालिक मालिक जल्दी बोल क्या काम है, जल्दी बता। सारे दिन आते तेरे जैसे पता नहीं हजारों लोग आते हैं, पागल आ जाते हैं, उठ के मुंह उठा के आ जाते हैं, बोल क्या काम, हाँ कर देंगे चल निकालो गाड़ी, इसको बाहर निकालो। ये आपके संस्कार है, ये आपकी वैल्यू है। बहुत बुरी गंदी बात, गलत बात। आपका फर्ज क्या बनता है, वृद्ध व्यक्ति आइए बैठिए, आप तो मेरे पिताजी जैसे हैं, बैठिए बताइए क्या समस्या है, ओके बोलिए, ओके ठीक है मैं इस पे काम करवाता हूँ, जितनी जल्दी होगा मैं उतनी जल्दी काम कराऊंगा, बैठ जाइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ बैठ जाइए, ठीक है। या जैसे मान लो बाहर गार्ड है, 4-5 लोग कलेक्टर से मिलना चाहते हैं और जैसे आपकी नज़र पड़ी कि यार एक बहुत ही वृद्ध औरत बाहर खड़ी है, बहुत बूढ़ी औरत बाहर खड़ी, आपने घंटी बजाई, गार्ड उनको पहले भेजो, वो परेशान हो रहे हैं। अब वहाँ पे जो 3-4 लोग खड़े हैं वो बोलेंगे यार आप तो यूपीएससी की पढ़ाई, हमने सुना समानता की बातें होती है, हाँ भाई होती है बिल्कुल, पर देखो उनकी स्थिति भी तो देखो, उनको पहले मिलने दो, ओके। तो हमें स्थितियों के हिसाब से सब कुछ चलना होता है, हर चीज परिस्थिति के हिसाब से हम लोग करनी होती है, ओके। दूसरा, बुनियादी जरूरतें भी पूरी ना, अब जो बेसिक जो जरूरतें, जो बुनियादी जरूरतें अब वो भी पूरी ना हो, ठीक है। कुछ भी जो बेसिक होता है, जो मान लिया आधारभूत होता है, अगर वही जरूरतें पूरी ना हो रही है तो
समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए। अब जब हम समानता की बात करते हैं, हम इक्वलिटी की बात करते हैं, तो किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए, मतलब निष्पक्ष होना चाहिए। किसी के साथ कोई विशेष पक्ष का बर्ताव नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई उनको कोई विशेष सुविधा या और कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष होने चाहिए, बिल्कुल अनबायस्ड होने चाहिए, किसी प्रकार का एक तरफ झुकाव आपका होना ही नहीं चाहिए। वही समानता है। अनुचित रूप से शोषित ना हो। अब हम लोगों को क्या है, निष्पक्षता बरती जानी चाहिए। निष्पक्षता बरती जानी चाहिए का मतलब ये हो गया कि हम कोई एक ऐसा काम करें जिससे कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, ठीक है ना। निष्पक्ष होना चाहिए, सारा काम निष्पक्ष होना चाहिए। तो उससे एक तो क्या होगा कि अनुचित रूप से शोषित ना हो, कोई भी व्यक्ति अनुचित रूप से गलत प्रकार से शोषित ना हो, उसका शोषण ना हो, उसका अत्याचार ना हो, उसका भेदभाव ना हो, प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार न हो। देखिए, एक होती अनुकूल और एक होती प्रतिकूल। तो प्रतिकूल मतलब जो विरोध में है, जैसे भाई आज हमारे जो विपरीत जो परिस्थिति होती है, भाई मैं अभी आज अच्छी जीवन जी रहा हूं, पर हो सकता है कभी परिस्थितियां मेरे अनुसार ना हो, मेरे खिलाफ हो। मतलब जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अब एग्जाम देने जा रहे हैं, अब आपकी एग्जाम वाले दिन तबियत खराब हो गई। अब जैसी परिस्थिति आपने सोची थी वैसी नहीं है, खराब हो चुकी है, आपकी तबियत, परिस्थितियां बिगड़ चुकी है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों का शिकार ना हो, मतलब कोई खराब परिस्थिति उसका शिकार ना हो। तो जरूरी क्या है कि हम लोग निष्पक्षता के साथ हम लोग काम करें। फिर तीसरा, देखिए आपने बहुत सी बार देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन्हें काम करना पड़ता है। अब वो स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं? कि उन्हें काम करना पड़ रहा है, उनको अपना पेट भरने के लिए, घर वालों का पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं बाल मजदूरी की, बाल मजदूरी देखिए, हम लोगों ने बात करी आर्टिकल 23 और 24 में। ओके, हमने बात करी आर्टिकल 21A में कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को क्या है, शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है। अधिसंख्य लड़कियों को स्कूल से हटा लिया जाता है। अब काफी जो लड़कियां, उनको स्कूल भेजा नहीं जाता और जाती है तो उनको हटा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो माता पिता हैं वो काम धंधे पे चले जाते हैं, तो फिर छोटे बहन भाइयों का देखभाल कौन करेगा? ठीक है, लड़का है तो लड़के को भी काम धंधे पे ले जाएंगे, बाकी जो बहनें हैं उनका, छोटे भाई का कौन ध्यान रखेगा? ऐसे बच्चों और उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सके। अब ऐसे बच्चों और उनके माँ बाप के लिए अगर सरकार कोई विशेष काम करती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि समानता के खिलाफ है, ठीक है। हाँ, उनके लिए ऐसा काम होना चाहिए, विशेष कोई काम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे तस्वीर दिखाई है एक स्कूल के बच्चे की। और देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करें, आप लोगों ने मिड डे मील की बात सुनी होगी, अगर आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते भी होंगे तो आप जानते भी होंगे। मिड डे मील योजना मतलब मिड डे मतलब दोपहर में, दोपहर जो होती है ना, इस दोपहर में आपको क्या दिया जाएगा? मील मतलब भोजन, आपको एक वक्त का भोजन दिया जाएगा। अब इसमें क्या होता है मिड डे मील में कि भाई अब ये मिड डे मील योजना चलाई क्यों गई? इसमें दोपहर में खाना दिया जाता था, स्कूल में खाना बनता था, बढ़िया खाना बनता था, खाना खिलाया जाता। क्यों? इसके पीछे 2-3 कारण थे। पहली बात तो क्या था कि बहुत से बच्चे क्या है ना कि लंच का नाम लेकर के घर भाग जाते थे, वापस आते ही नहीं थे। गाँव में और आसपास में तो लोग ऐसे अरे आया मैडम जी, गुरुजी 5 मिनट, आपकी कसम गुरुजी 5 मिनट में आ रहा हूँ, बस ये रहा मेरा घर, आपके लिए भी छाछ राबड़ी लेकर के आऊंगा, आ रहा हूँ 5 मिनट में ठीक है ना। और वो बच्चा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। फिर वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद आता है तो आता, नहीं तो नहीं आता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ज्यादातर जो सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं बेचारे, उनके पास खाने पीने को संसाधन नहीं है, खाने पीने को सामान नहीं है, ठीक है। खाने पीने को सामान नहीं है तो वो अच्छा नहीं खा पाते हैं, तो वो बीमार पड़ जाते हैं, तो फिर स्कूल की उनकी छुट्टियां हो जाती हैं। या फिर वो काम धंधे में लगे हुए रहते हैं तो वो स्कूल नहीं आ पाते, मतलब उनका स्कूल छूट जाता है। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम दोपहर का भोजन चला दें। पहली बात तो क्या है कि ज्यादातर बच्चे सिर्फ और सिर्फ चलो स्कूल इस बहाने आएंगे कि खाना मिलेगा, चलो खाना खा करके आएंगे, ठीक है ना। फिर दूसरी बात, जो बच्चे दोपहर में स्कूल से भग रहे थे वो नहीं भगेंगे, वो बोलेंगे ना कि गुरुजी मैं लंच करके आता हूँ, ओ बैठ जा यही मिल रहा है लंच, चल घर नहीं जाना। बोलो गुरुजी आपके लिए भी छाछ राबड़ी लेकर आऊँ, बैठ जा, मैं भी यही खा लूंगा, तू भी यही खा, मैं भी यही खाऊंगा, बैठ जाइए, ठीक है ना। और मैंने कहा ना काफी बच्चे इंटरेस्ट के लिए स्कूल चले जाएंगे, चलो लंच। तो सरकार ने इस उद्देश्य से मिड डे मील योजना चलाई। अब आप ये कहो कि नहीं नहीं देखो सरकार स्कूलों में तो मिड डे मील योजना चलाती है, कॉलेज में मिड डे मील योजना नहीं चला रही, तो यार स्कूल की और कॉलेज में अंतर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी विशेष सुविधाएं चलाना, अब यहाँ पे समानता का अर्थ जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, समानता का जो अर्थ है वो बिल्कुल क्या है, बदल जाता है। और अब भी तो हाल फिलहाल तो सरकारी स्कूलों में इतना स्तर उठाया जा रहा है, मैं आपको राजस्थान का बताता हूँ कि मतलब सुबह जाते ही तो बिल्कुल बच्चे को एक दिया जाएगा दूध का गिलास, कसम से 1 नंबर बढ़िया दूध का गिलास दिया जाता है, ठीक है। मतलब मेरे जो कल मुझसे पढ़ते हैं कोचिंग 11th-12th के बच्चे हैं, उनको तो नहीं मिलता, छोटों को मिलता है, 8 तक को दिया जाता है।
वो बताते हैं यार सर 1 नंबर दूध का गिलास आता है हाँ, तुम भी पी लिया करो, ठीक है। और वैसे वहाँ पे स्कूलों में क्या होता है, टीचर हाँ अरे पी ले बेटा तू भी पी ले। अब 11th क्या 12th क्या सब काफी बार टीचरें भी पी लेते हैं, मस्त मौज करते हैं। दूध का गिलास मिलेगा, दोपहर में खाना मिलेगा, बढ़िया, मतलब जीवन जो है वो बेहतर है। और अब तो जैसे स्कूलों को इंग्लिश मीडियम भी बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम भी करा जा रहा है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। समानता के बारे में हमारे विचार अब काफी जटिल, बहुत ही जटिल विचार है, कॉम्प्लेक्स विचार। ऐसा भी होना चाहिए, अच्छा परिस्थिति बदल गई तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर ये भी होना चाहिए, बोला नहीं नहीं ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो जो विचार है वो काफी क्या है, जटिल है, काफी कॉम्प्लेक्स है। हम समान अवसर चाहते हैं, कुछ विशेष प्रावधान किए जाए। अब ये जैसे ये आंटी बोल रही है, कहना क्या चाहते हो, वैसे अब आप सोच रहे होगे अरे सर कहना क्या चाहते हो, एक तरफ तो आपने लिख दिया कि समान अवसर होने चाहिए, मतलब सबको बराबर मौका मिले, और एक तरफ कह रहे हो कि विशेष प्रावधान भी किए जाने चाहिए। कंफ्यूजन कर दिया सर आपने, तो आ जाओ कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सर समान अवसर चाहते हैं, जब कतार में एक स्वस्थ आदमी कतार को तोड़ करके आगे बढ़ता है, मैं वहां पर कहता हूं मुझे समान अवसर चाहिए, वो भी बराबर मैं भी बराबर, फिर क्यों समान अवसर होना चाहिए। तो कुछ परिस्थितियों पर तो हम सभी समान अवसर चाहते हैं, हम बराबर का जो अवसर है, बराबर का जो मौका है, वो बराबर का मौका चाहते हैं। कुछ विशेष प्रावधान भी किए जाने चाहिए, परंतु जो पिछड़ चुके हैं, जो हमारे से बेकार स्थिति में, उनको आगे लाने के लिए विशेष प्रावधान भी तो होने चाहिए, स्पेशल प्रोविजन भी होने चाहिए ना भाई। जो लोग पीछे हट चुके हैं उनको आगे लाना जरूरी है, मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा, अगर नहीं जोड़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और देश क्या है, देश एक शरीर की तरह है बच्चों। शरीर का अगर एक अंग भी खराब हो जाता है ना, हम उसको भी सही करवाते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पेट में तकलीफ है तो मैं पेट का भी इलाज कराऊंगा, मेरे दिल में तकलीफ है तो मैं दिल का भी इलाज कराऊंगा, मेरे हाथ में तकलीफ है तो मैं हाथ का भी इलाज कराऊंगा। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही मैं स्वस्थ कहलाऊंगा। उसी प्रकार से देश का हर एक एक व्यक्ति एक एक अंग है, देश का हर राज्य एक एक अंग है। तो हमें हर का विकास करना है, सबको विकास हमें करना है, और उनको बराबर में लाने के लिए हमें कुछ विशेष प्रावधान देने होंगे। लेकिन जब हम बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते, तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। पर जब मान लीजिए बुनियादी जो अवसर है वो ही पूरे नहीं हो पा रहे, जैसे कि मान लीजिए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य यही पूरे नहीं हो पा रहे, तो सिर्फ और सिर्फ समान अवसर ही मिलना ही काफी नहीं है, समान अवसर मिलना ही बराबर नहीं, पर्याप्त नहीं है। देखिए आपने एक बार, बहुत सी बार देखा होगा, शायद एक इंस्टा पर या उन पर एक एड देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक विंडो है और इस विंडो से क्रिकेट मैच है जो भी वहां चल रहा है वो दिखाया जा रहा है। अब 3-4 व्यक्ति हैं, एक बहुत बड़ा व्यक्ति, एक बीच एज का सा व्यक्ति है और एक बहुत छोटा व्यक्ति। अब उन सब के नीचे मान लीजिए कि 5-5 पत्थर लगा दिए गए, 5-5 पत्थर लगा दिए गए, ठीक है। अब ये 5-5 पत्थर, जो जैसे मान लो मेरी एज का जो व्यक्ति है वो तो बिल्कुल यहां तक पहुंच जाएगा, और जैसे जो आपकी एज का व्यक्ति वो भी यहां तक पहुंच जाएगा। अब मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा है, वो तो यही रह जाएगा ना यार। अब आप क्या बोलोगे, सर ये तो समानता है, इसके भी 5 पत्थर, इसके भी 5 पत्थर, इसके भी 5 पत्थर, परंतु जो पीछे था वो तो पीछे रह गया, फिर मतलब क्या हुआ। तो समानता के साथ साथ हमें न्याय भी करना होता है, और न्याय करने के लिए देखना है कि जैसे मनीष सर है, मनीष सर बड़े हैं, लंबी हाइट है, 1 पत्थर ही लगा दो इनके, ये अब इसको 3 पत्थरों की आवश्यकता, 3 लगा दो, और ये भैया सबसे छोटा है तो उसको 5 पत्थर मिलने चाहिए, मतलब सबकी गर्दन यहां पर टच हो जानी चाहिए, बस इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। वो समानता भी है और न्याय भी है बेटा। तो जब आपको बुनियादी चीजें भी ना मिल रही हो, तो सिर्फ और सिर्फ समान अवसर देना ही काफी नहीं, आपको कुछ विशेष काम भी, विशेष प्रावधान भी करने होंगे। हमें स्कूल जाने या संसाधनों का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। हम स्कूल जा रहे हैं तब संसाधनों का, संसाधन मतलब जैसे मान लीजिए वेतन, रोजगार, ठीक है, स्वास्थ्य, इन सभी का एक समुचित बंटवारा, सही एक उचित बंटवारा करने के लिए क्या है, वो हम उनको पा सके, उनमें हमें समर्थ बनाया जाना चाहिए। हमें इतना समर्थ या इतना काबिल बनाए सरकार कि हम लोग क्या है कि जो बुनियादी सेवाएं हैं, ये बुनियादी चीजें हम लोग पा सके, उनको पाने के लिए हम लोग काबिल हो जाए। निष्पक्षता का सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेवार बनाने की जरूरत है। अब निष्पक्षता का मतलब क्या है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, बिना पक्षपात के सारा काम हो। अब ये कि पक्षपात हुआ है या नहीं हुआ है, इसको सुनिश्चित करने के लिए कोई ना कोई एक एजेंसी होनी चाहिए। वो एजेंसी को जिम्मेवार ठहराया जाए कि भाई आप देखें कि कहीं पक्षपात तो नहीं हुआ ना, कहीं कोई भेदभाव तो नहीं हुआ ना। ओके, भेदभाव हुआ है या पक्षपात हुआ है या नहीं हुआ, वो आपको क्या बताना। तो एक एजेंसी को क्या करा जाए, जिम्मेवार बनाने की यहां पर आवश्यकता होती है। ओके, तो निष्पक्षता सुनिश्चित करना जरूरी होता है। समानता की अनेक परिभाषाएं। अब देखो समानता की जो अनेक परिभाषाएं,
समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है, ठीक है। अब समानता की अनेक परिभाषा, ऐसा क्यों? अब आप कहोगे सर डिफरेंट बात, शब्द एक तो उसके अर्थ अनेक क्यों? क्योंकि वो प्रसंग पर निर्भर करता है। प्रसंग मतलब परिस्थिति क्या है, बात क्या है, एक्चुअली बात पर निर्भर करता है ना, ठीक है, कि भाई बात क्या है। अगर जैसी बात होगी फिर उस हिसाब से हम लोग उसकी डेफिनेशन देंगे। हमने अर्थ की कई परतें खोल दी, हमने अर्थ की एक नहीं अनेकों लेयर खोल दी। ये अंदर की भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये मान लो जाति के आधार की भी, धर्म के आधार की भी, लिंग के आधार की भी, रंग के आधार की भी, आर्थिक आधार पर भी और अन्य आधारों की कैसे परतें हम लोगों ने खोल दी। अब देखिए इन सारी बातों को, ये जो अनेक जो परिभाषा है, ये हमें राजनीतिक सिद्धांतकारों से मिली है। राजनीतिक सिद्धांतकार, यह जिन्हें हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल फिलोसफर, राजनीतिक सिद्धांतकार। अब ये राजनीतिक सिद्धांतकार क्या काम करते हैं? इन सभी शब्दों को, चाहे समानता हो चाहे कोई सा भी हो, उसको आम भाषा में हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि भाई आसान से आसान भाषा में लोग समझ जाए, इस प्रकार से हमें बताना है। वे विविध अर्थों, जो अलग अलग जो अर्थ हैं वो, और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। जो अलग अलग विचार हैं, जो अलग अलग अर्थ हैं, उनको बिल्कुल सही से जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है। हर चीज पे हमें बिल्कुल एक सही राय बनाने की पूरी कोशिश देते हैं कि भाई यही सही रास्ता होगा। अवसर की समानता कब पर्याप्त है? वो खुद से भी सवाल पूछेंगे, अवसर की समानता कब पर्याप्त है? क्या भाई कहां पर अवसर सबको बराबर मिलना चाहिए? कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है? भाई कौन सी ऐसी स्थिति है जब लोगों को विशेष बर्ताव, उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाए? ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए? मतलब ये जो विशेष बर्ताव है वो हम कब तक करें और किस हद तक करें? क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए? अब गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए कब तक ये जो दोपहर का भोजन है ये सरकार देती रहे? कब तक उनको इस प्रकार से प्रोत्साहित करेंगे? ठीक है, तो इन सारे सवालों पे वो क्वेश्चंस खुद से पुटअप करते हैं और फिर एक जो सही राय होती है ना, वो सही राय हमें देते हैं और फिर उन रायों को हम लोग मानते हैं और व्यवहार में उतारते हैं। वे शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। अब आप देखिए जितने भी जो सिद्धांतकार हैं, ठीक है, उनके जो आदर्श हैं, उन आदर्शों के आधार पर ही हम शिक्षा की में भी नीतियां बनाने में काम आती हैं, रोजगार में भी काम आती है, तो सार्वजनिक नीतियां तय करने के में मार्गदर्शन हमारा करते हैं। ओके, तो इसलिए राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह हमारी मदद करेंगे, हर जगह हमारी हेल्प करेंगे। और मैं एक ही बात कहता हूं कि अगर इस किताब को आपने जितनी गहराई से पढ़ लिया ना, उतने ही आपके विचार सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे, उतने ही विचार आपके बेहतर बन जाएंगे। चलिए, तो आज के लिए अपना इतना ही। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी कुछ पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा बच्चों। और कैसा लगा ये आज का लेक्चर ये भी जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस परिवार को बढ़ाना है और ये जो बेहतर क्वालिटी जो एजुकेशन है वो सब तक पहुंचानी है। सब इतना खड्डे में गिर जाए, मतलब इतनी गहराई में चले जाए टॉपिक के, कि सबका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है ना वो बेहतर हो जाए, सबका अपना जो ज्ञान का स्तर है वो बेहतर हो जाए, और उसको बेहतर बनाने में आप ही हमारा सहयोग करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।